जितने भी बच्चे, सारे लोग फटाफट आ जाएं, टाइम हो गया है ना अपनी क्लास का। सारे लोग आ जाएं फटाफट। चलिए, हम जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चंस है आपका, विजिबल है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को नोट करते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए सब लोग, जितने भी लोग हो क्लास में, जितने लोग आते हो सारे लोग आया करो, प्रैक्टिस में सारे लोग आया करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सबके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय होता है। बात किसकी की जा रही है? प्रारंभिक किशोरावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, अब प्रारंभिक किशोरावस्था यानी किशोरावस्था आपके दो पार्ट्स में आ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कौन सा? किशोरावस्था आपकी दो भागों में बढ़ती है। एक होती है आपकी, चाहे आप बोलो पूर्व किशोरावस्था या इसी को बोल दो क्या, प्रारंभिक। चाहे पूर्व बोलो और चाहे प्रारंभिक बोलो, बात एक ही है। और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, और अब यहां जब हम पूर्व की बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं। देखो समझ लो, पहले पूर्व की जैसे ही हम बात करते हैं, यस, पूर्व की बात करते हैं, तो यहीं पर एक एज और आपकी मेंशन होती है। कौन सी मेंशन होती है बताएगा कोई? आपकी यहाँ पर एक और एज आती है। कौन सी? आपकी वयः संधि अवस्था। कौन सी? वयः संधि अवस्था। ये वयः संधि अवस्था आती है, यहाँ से बच्चों का डेवलपमेंट, मतलब किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास है उसमें बॉयज और गर्ल्स में अंतर दिखने लगता है। यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर देख करके पता चल जाता है कि बॉयज है या गर्ल्स। ठीक है ना, समझे? इसी किशोरावस्था को बताया जाता है सबसे ज्यादा कठिन अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसको स्टेले हॉल महोदय ने क्या बताया है कि किशोरावस्था हमारे जीवन की आंधी, तनाव व तूफान की अवस्था है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जो इस टाइम किशोरावस्था में जो इस टाइम डेवलपमेंट होते हैं, जो किशोरावस्था में इस टाइम एक साथ सारे डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे वो आपका सामाजिक की दृष्टि से, चाहे वो आपका प्रशिक्षण की दृष्टि से, किसी भी उसमें सारे डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किशोरावस्था तनाव, तूफान व आंधी की अवस्था बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। देखिए जो स्टार्टिंग टाइम होता है, मतलब शुरुआती टाइम होता है, तो आपका क्या 10 से 12 साल के अंतर्गत आता है। तो देखिए जब हम पढ़ते हैं क्या, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में भी हम दो स्टेजेस पढ़ते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो सीधे सीधे कितनी होती है? 6 से 12 साल होती है। तो देखो यहाँ पर तो 6 से 12 यहाँ पर आ जा रहा है, तो यानी ये तो कट हो गया। अब 12 से 15, ये 12 से ऊपर जा रहा है। अब उत्तर किशोरावस्था के बाद क्या स्टार्ट होता है? सॉरी, उत्तर बाल्यावस्था के बाद कौन सी जाती है? किशोरावस्था। तो यहीं से हमको पता चल जा रहा है कि आपका राइट ऑप्शन क्या? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और 11 से 17 यहाँ पर भी आपका सही नहीं आ रहा है और ये भी आपका सही नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे थोड़ा सा। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? टॉडलर का मतलब समझ रहे हो? टॉडलर का मतलब होता है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की उम्र को टॉडलर की उम्र बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अब टॉडलर में भी खास कर आपका आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है ना, मतलब टॉडलर को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। जिज्ञासा की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा की अवस्था। इसी उम्र को बोलते हैं क्या? जिज्ञासा की अवस्था बोलते हैं। इसी को टॉय एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉय एज। ठीक है, और इसी उम्र को किसको? आपकी पूर्व बाल्यावस्था की उम्र को ही बोलते हैं पूर्वशालेय की अवस्था। कितने सारे नाम हैं आपके? पूर्वशालेय की अवस्था। ठीक है, ये आपका किस में आ जाता है? ये आपका आ जाता है टॉडलर में। चाहे आप टॉडलर बोलो, चाहे आप पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था बोलो, चाहे आप जिज्ञासा की अवस्था बोलो। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जिज्ञासा की अवस्था किसे कहेंगे, तब आप बोलोगे पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है ना, टॉय एज कौन सी एज होती है? तो आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्वशालेय की अवस्था किसको बोला जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। बहुत सारे क्वेश्चन, और ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं। और एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पूर्व बाल्यावस्था में किस कौशल का विकास सबसे अधिक होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था में बताएं, आप लोग बताएं कि किस कौशल का विकास सबसे अधिक होता है? तो देखिए सुनिए, पूर्व बाल्यावस्था में हस्त कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, किसका? हस्त कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। ओके, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या क्या है। देखिए 8, यहाँ पर महीने में उम्र कितनी दी गई है? महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर 8 महीने से 12 महीने। तो बताइए क्या आपका ये सही होगा? आपकी बाल्यावस्था क्या यहाँ पर सही होगी? क्योंकि बाल्यावस्था तो स्टार्ट ही 2 साल से होती है। ठीक है ना, कब से स्टार्ट होती है? 2 साल से। तो देखिए ये भी आपका महीने में है, 8वां महीना मिला तो ये भी कट हो गया, ये भी यहाँ से कट हो गया। बचा कौन सा आपका? 24 माह, यानी कि 1 साल में 12 माह 24 है, तो कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। ठीक है, वहीं पर जब बात आती है 48 महीने की, यानी 1 माह में कितना एक साल में 12 माह, तो 48 माह है, तो क्या करोगे? कैसे निकालोगे? ये भी आपको निकालना आना चाहिए। तब आप सीधे सीधे 12 से डिवाइड कर दोगे, यानी 12 से भाग दे दोगे। कितने पर? 48 से। तो क्या निकल आएगा? ईयर निकल आएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात ना? ये महीने में एज है, ईयर में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आप 12 से भाग दे दोगे इस पर, तो आपकी एज क्या निकल आएगी? ये साल में निकल आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कॉमन चीजें जो अपने होम साइंस में अब इतनी थोड़ी मैथ पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका 24 से 48 महीने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है कितने माह में? 4 माह के अवस्था में। जो बच्चे पहले के हमारी क्लास में जुड़े हैं, मतलब जो बहुत स्टार्टिंग से जुड़ गए थे, उनकी तो बात ही अलग है, उनका तो 100% तैयार है, नो डाउट। और जो बच्चे आज के 2 महीने पहले से, जब अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ था, वहां से जितने बच्चे जुड़े हैं, तो आई थिंक सीडी में, टेक्सटाइल में, इन सब में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, वो बहुत इजीली कर रहे होंगे क्वेश्चन को। और जो बच्चे अभी जुड़े हैं, नो डाउट उनका भी रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप जैसे कोई चीज पढ़ लेते हो, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आपको इजी होता है। ठीक है, चलिए बताइए भाई कि 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना होता है? आपने क्या देखा? एक स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? जन्म से उसका 2.5 से
3.5 किलो तक का होना चाहिए, ठीक है। अगर 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलोग्राम तो वो स्वस्थ बच्चा कहलाता है। होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है, जन्म ही होता है, तो उसके बाद बच्चे का वजन घटता है। पहले क्या होता है, घटता है, पहले वजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि बच्चे को जो एटमॉस्फेयर मिलता है बाहर का, तो वो उसमें एडजस्टेबल नहीं होता है, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसका वेट लूज होता है, घटता है। फिर धीरे से वजन उसका इंक्रीज होता है। तो अप्रोक्सीमेट जब 4 मंथ की बात की जाती है तो बच्चे का वजन लगभग 2 गुना हो पाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब 1 ईयर की स्थिति बन जाती है, 1 ईयर का बच्चा हो जाता है, तो उसका वजन कितना, 3 गुना तक हो जाता है। अगर बच्चा 3 किलो का है तो 1 साल में बच्चा कितना, 9 किलो तक का हो जाएगा। 3 तिरे का 9, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ना? तो ये 3 गुना किसका होगा, 1 ईयर में जाएगा। आधा तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस आधे की बात हो रही, उपरोक्त में से कहोगे नहीं, ये भी नहीं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, 2 गुना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या, यानी दूध के दांत। अस्थायी दांतों को किस नाम से जानते हैं, दूध के दांत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए देखिए कि जो दूध के दांतों की संख्या बताइए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। 20 दांत जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, यानी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है ना। और होता क्या, देखो जो एक क्वेश्चन है आपके लिए, दांतों की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है, ये बताइए। दांतों की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, किस टाइम से स्टार्ट हो जाती है, गर्भ से ही स्टार्ट होती है या फिर बाद में होती है? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, कोई बताए कि क्या दांतों की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भ से स्टार्ट होती है या नहीं, गर्भ से स्टार्ट होती है या नहीं? चलिए तो देखिए, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, दांतों के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, लगभग आप 5वें माह में क्या देखते हो, मैंने चार्ट दिखाया था आप लोगों को, उससे आई थिंक नहीं याद आ रहा होगा, तो चार्ट तो दिमाग में आ ही रहा होगा, पेन स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 5 माह से बनना जो दांतों के निर्माण की प्रोसेस है वो आफ्टर 5 मंथ, गर्भ में ही, ठीक है ना, क्योंकि गर्भधारण 9 महीने का, तो 5वें महीने से क्या होता है, दांतों के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, खासकर और 2 वर्ष तक, ठीक है, लगभग 2 वर्ष तक पूरे के पूरे बच्चे के 20 दांत निकल आते हैं। और जो दांत बाहर जब निकलता है, जो आपके हम लोग आगे देखते हैं सीधे सीधे दांत आपके, तो वहां पर क्या होते हैं, जो आप कैनाइन बोलते हो, आगे के 4 दांत पहले निकलते हैं ना, तो आगे के पहले 2 निकलते हैं, नीचे के 2 निकलते हैं दांत, तो वो लगभग आपके 6 से 9 माह के बीच में ये लगभग दांत आपके निकल आते हैं। और कंप्लीट कब हो जाते हैं, 2 वर्ष में कंप्लीट। बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आई बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सीखना। क्वेश्चन है आपका, सीखना डॉट डॉट पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, परिपक्वता पर, भाषा पर, सामाजिक विकास पर या क्रिया पर? तो देखिए सीखना किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग फटाफट कमेंट्स करें, बताएं सीखना किस पर निर्भर करता है, सीखना किस पर निर्भर करता है, आंसर करें, आंसर करें, फटाफट आंसर करें। यस, ओके, नो प्रॉब्लम, बट आंसर करें। चलिए देखिए, परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्य करने का अनुभव बढ़ना ही क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरा क्या है, भाषा, दूसरा क्या है, भाषा, ठीक। तो भाषा से क्या आपका
सीखना आपका निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा है आपका सामाजिक विकास। तो बताइए क्या सामाजिक विकास होगा तो आपका सीखना निर्भर करेगा या क्रिया होगी तब आप सीखना। तो इसमें बहुत से लोग आंसर सी दे रहे हैं, बहुत से लोग ए दे रहे हैं और बहुत से लोग डी भी दे रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग डी दे रहे हैं। तो देखो सुनो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को देखने में लगते हैं लेकिन वाकई में होती बहुत ट्विस्टिंग है, ठीक है ना। तो देखिए सुनिए, जितने बच्चों ने ऑप्शन ए क्लिक किया है, जितने बच्चों ने ऑप्शन ए क्लिक किया है तो वो क्या है, राइट ऑप्शन है। परिपक्वता आपका राइट ऑप्शन है। और आपका जितने बच्चों ने सी और डी किया है ये दोनों ही क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है ये सुनो, यही आपको समझना होता है प्रैक्टिस में। कैसे परिपक्वता, देखो एक बच्चा है, बच्चा तो बच्चा होता है। अब अगर सामाजिक विकास, कोई बच्चा है वो नहीं जानता है कि, एक छोटा बच्चा वो नहीं जानता है कि गुड हैबिट क्या है या बैड हैबिट क्या है। उसको नहीं पता कि ये हम डंडे किसी को मार रहे हैं तो चोट लगेगी, समझ रहे हो। उसको नहीं पता कि हमारे हाथ में जो डंडा है ये हम मारेंगे तो उसको चोट लगेगी। यानी उसको क्या है, सामाजिक विकास नहीं है, यानी उसका सामाजिक विकास नहीं है। और सामाजिक विकास कब होगा, जब वो परिपक्व होगा। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि देखो बेटा ये तुम मारोगे किसी को तो चोट लगेगी, वो खुद समझ जाएगा परिपक्व हो कि देखो ऐसे मारना नहीं, अगर हम किसी को मारेंगे तो लग जाएगा, या हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो ये किससे आता है, ये परिपक्वता से आता है। तो जैसे जैसे परिपक्वता होती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, लोगों को अनुभव होने लगते हैं और लोग इस परिपक्वता के आधार पर विकास तीव्र से होता है, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कोई भी चीज हो, आप एक 2 महीने 2 साल का बच्चा हो, आप उस 2 साल के बच्चे को आप ये सिखाओ कि बेटा 5x6, तो क्या वो कभी समझ पाएगा। आप उसको मारोगे, डांटोगे, सब कुछ करोगे लेकिन वो नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि वो अभी उसकी उम्र उतनी नहीं है कि वो इस लेवल को समझे, वो उतना परिपक्व नहीं है कि वो इस लेवल को समझे। अब यही उसकी उम्र अगर 4 से 5 साल के बीच में आ जाएगी तब वो इस चीज को इजीली समझने लगेगा कि हाँ भाई 5x6 करने पर 30 आएगा या 6x5 करने पर 30 आएगा, समझ गए ना। तो आई बात समझ में। तो ये सामाजिक विकास ही किस पर डिपेंड करता है, परिपक्वता पर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे पता था यहाँ पर लोग गलत करेंगे और वही हुआ, ठीक है। श्वेता वर्मा जी डांस कर रही, खैर मेरा तो भाई सही है। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब क्रियाएं हो जाती है आपकी एक्शन की, क्रिया क्या हो जाती है आपका एक्शन। तो क्रिया आप कब करोगे, क्रिया भाई आपका एक 2 साल का बच्चा होगा या 1 साल का बच्चा। मान लो 1 साल का बच्चा है, अब 1 साल के बच्चे को चलना नहीं आता है तो जंपिंग कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। जब 1 साल का बच्चा प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है तो जंपिंग कैसे करेगा या रनिंग कैसे करेगा। तो ये चीज कैसे, बेशक वो करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसमें परिपक्वता नहीं है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे सब लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए, प्रदर्शनी मतलब समझते हो ना एग्जीबिशन, जो एग्जीबिशन लगते हैं दैट्स कॉल्ड प्रदर्शनी। ओके यस हाँ ओके श्वेता जी मुझे पता है, तभी खुशी होती है जब क्वेश्चंस राइट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं ना तो ऑटोमेटिक मुंह लटक जाता है, ओ ये कैसे हो गया, ये कैसे है ना। डोंट वरी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। बताइए क्या प्रदर्शनी व्यक्तिगत संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है या सामूहिक संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है या जन समुदाय के लिए संपर्क की जाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जन सामुदायिक संपर्क। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट ऑप्शन जन सामुदायिक संपर्क के लिए। अब किसी ने ए बोला है, जिसने ए बोला है वो समझ लो कैसे समझ, और जिसने बी बोला है वो भी समझ लें, ठीक, क्योंकि यही 3 आंसर है, इसमें तो कोई नहीं आया है। देखिए प्रदर्शनी का मतलब होता है एग्जीबिशन। कभी देखो आपने सुना सर्दियों का समय आ गया है ना, आ गया सर्दियों का समय,
अब आपने देखा होगा आपके हर सिटीज में लगभग लगभग तिब्बती मार्केट एक लगती है। ये क्या है, एक तरह से बाहरी हस्तक्षेप भी है कि हम लोगों के यहाँ वो लोग व्यापारी के, अगर उसको सोचो तो इस तरीके से सोचो तो हम किसी का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि धीरे धीरे उन लोगों का व्यापार हमारे यहाँ बढ़ रहा है ना। अब देखो सर्दी आती, इतना उनका व्यापार बढ़ चुका है कि लोगों का ऑटोमेटिक सर्दी आते ही दिमाग वहां जाने लगता है कि सर, तो ये क्या है, एक तरह से वहां का व्यापार रियली वहां क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है उनका व्यापार, नहीं होना चाहिए। हम इंडियन उसके लिए सेटिस्फाइड हैं, हम इतना अपने यहाँ उत्पादन करते हैं कि उतने से हम लोगों का काम, लेकिन लोग उन चीजों को अपना रहे हैं। ये हर युवा वर्ग का एक तरह से, मैं ये नहीं कहती हूँ स्पेशली इस पर चर्चा नहीं करती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ कि कोई नहीं सोच पाता तो नहीं, लेकिन हम युवा वर्ग को तो सोचना चाहिए ना कि क्यों दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देके अपने व्यापार को कम किया जाए, अपने यहाँ के व्यापार को क्यों ऐसा किया जाए। ये हमारी अलग की बात होगी, लेकिन हमें समझाना है इसमें। अब वही क्या होता है, जो प्रदर्शन, वो जो तिब्बती मार्केट वाले आते हैं तो वो क्या एक तरह से उनका एग्जीबिशन है, प्रदर्शन है उनका, और वो लोग लाइसेंस लेते हैं और उनको बड़ी इजीली लाइसेंस मिल जाता है, और वो पूरी सर्दियों भर यहाँ पर प्रदर्शनी के उसमें क्या व्यापार करते हैं, यहाँ से काफी सारा लूट कर के ले जाते हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। तो व्यक्तिगत संपर्क की जब बात है तो देखिए कोई भी एग्जीबिशन लगता है तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि वहां पर सिर्फ युवा ही जाएगा, सिर्फ बालक ही आएगा, या फिर सिर्फ एक कैटेगरी के लोग आएंगे कि मान लीजिए कोई ऑफिसर रैंक का तो सिर्फ वहां पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जीबिशन में कोई भी किसी भी वर्ग का, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी तरह का व्यक्ति जा सकता है। जैसे अब सामूहिक प्रदर्शन, वहां पर पर्टिकुलर एक समूह नहीं निर्धारित होता है कि मान लीजिए कोई सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का समूह हो तो वहां सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। जन सामुदायिक संपर्क होता है एग्जीबिशन में हमेशा, क्योंकि वहां पर हर किसी को अनुमति होती है, जा सकता है, ठीक है। अब जैसे एक समुदाय की पर्टिकुलर एक एग्जांपल दे देते हैं, बहुत अच्छा, जैसे किसान बीज भंडार जो होता है ना, उनमें प्रदर्शनी लगती है, किसके लिए लगती है, अनाजों के लिए, नो डाउट उपयोगी किसके लिए होता है, वो किसानों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किसान भाई ही वहां पर जाएंगे, वहां पर हम आप भी जा सकते हो फॉर नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज दे, अपना देखने के लिए, या कुछ भी कि कैसे क्या होता है, तो वहां पर ऐसा कुछ मना नहीं होता, जबकि होता है पर्टिकुलर एक विशेष ग्रुप का, समझ रहे हो ना उस बात को। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, राइट ऑप्शन होगा जन सामुदायिक संपर्क। ये क्वेश्चन देखने में हल्के लगते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाती है टीजीटी में, तो आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए हल्के क्वेश्चन को तो कभी हल्के से लेना ही है, उनको सीरियस होके करना है, और हल्के क्वेश्चन पर नजर जरूर दौड़ानी है, क्योंकि अगर बिल्कुल अगर आपका सरल क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो समझ लो अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ आप कितने पीछे चले जाओगे, यू कांट इमेजिन। सच है, जो रियलिटी है वो यही है। और गलत जो टफ है तो मोस्टली भाई किसी से भी टफ वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो उसमें पीछे होने के चांस कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरल क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लो कि फिर हम पीछे हो गए, इसीलिए आप लोग बाद में पूरा स्कोर किया करो कि कितना स्कोर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए, गांव में फल संरक्षण मतलब फलों का संरक्षण करने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो लोग गांव से संपर्क रखते होंगे उनको, ओके, जो लोग गांव से संपर्क रखते होंगे तो उन लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा होगा, ठीक है। ये ना देखा हो तो कोई ना कोई तो गांव से बिलोंग करता हो ना, कुछ कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कर लिया करो कि अगर कोई हो गांव में तो फोन करके कि मम्मी ऐसा या जो भी हो ऐसा होता है क्या, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग, है ना। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि होम साइंस में सारी चीजें समाहित हैं आपकी, ठीक है। कौन कौन आता है प्रशिक्षण देने के लिए इन सबका। देखो यहाँ पर परिणाम प्रदर्शन, दूसरा है विधि प्रदर्शन, तीसरा है अभियान, और चौथा है क्या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो भाई गांव में फल के संरक्षण का प्रशिक्षण अगर देना है तो आप क्या करोगे, क्या वहां पर परिणाम का प्रदर्शन करोगे कि जो आपको परिणाम मिल रहा है आप उसका प्रदर्शन करोगे। भाई किसी चीज का आप प्रचार करने जब, बहुत व्यवहारिक समझो,
किसी चीज का प्रचार करने जाओगे तो आप सीधे सीधे ये थोड़ी कहोगे कि भाई देखो ये कॉटन का कपड़ा मैंने उत्पादित किया, ये कॉटन का कपड़ा इसके काम में मतलब ऐसे से डायरेक्ट आप उसकी गुणवत्ता नहीं बताने लगोगे। आप पहले उसको बताओगे कि ये है क्या, कैसे इसका यूज करना है, फिर उसके बाद बताओगे कि इतने लोगों ने यूज किया, इतने लोगों ने यूज किया। कोई भी देखो घर आप गली मोहल्ले में कुछ सामान बेचने आता है तो वो ये नहीं डायरेक्ट ये नहीं चिल्लाता है, कहता है कि देखो ये उन्होंने लिया मतलब इसका ये परिणाम 10 साल पहना, 4 साल पहना, फटा नहीं। वो बाद में परिणाम दिखाता है आपको। जो प्रदर्शन पहले वो उसकी गुणवत्ता बताता है, क्वालिटी बताता है, तब करता है ना, तब प्रदर्शन करता है। तो कहने का मतलब परिणाम प्रदर्शन यहाँ पर होगा नहीं। कोई अचार बना के लाएगा क्या? कोई 10 20 25 या 2-4 साल का फल लेकर नहीं आएगा कि देखो इतने सालों से फल हमारे पास स्टोर है तो ये इसका परिणाम हुआ। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। विधि प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन का मतलब होता है मेथड। अगर हमने कोई चीज स्टोर की, मान लीजिए हमें क्या करना है, फलों का संरक्षण करना है, हमने फलों का संरक्षण किया तो हमको क्या उसमें दिखाना है कि हमको उसमें विधि कि हमने कैसे किया, हमने किन किन उपयोगी पदार्थों का उपयोग किया जिससे ये इतने दिन तक स्टे रहा। ठीक है, तो समझ में आई बात ना कि यहाँ हम चीजों को करके दिखाते हैं, यहाँ हम चीजों को करके दिखाते हैं। गांव में जो लोग भी ऐसे प्रशिक्षण कार्य करते हैं, जो काम करते हैं इस क्षेत्र में, वो लोग आते हैं बाकायदे सारी चीजों को लेकर आते हैं, वो करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना है। तो क्या होगा आपका विधि प्रदर्शन। अभियान आपका कोई प्रदर्शन नहीं होता है, अभियान आपके सीधे सीधे एक तरह से पूरे एक विशेष वर्ग से रिलेटेड होते हैं, पर्टिकुलर एक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। सेक्टर को मतलब एरिया या क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान स्पेशली किस सेक्टर के लिए है? एजुकेशन सेक्टर के लिए है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि अभियान जो होते हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जाते हैं, लोगों में उन खामियों को पूरा करने के, जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उनको हटाने के लिए करते हैं। ठीक है, अभियान। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विधि प्रदर्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉट डॉट के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है। ये मैंने आपको एक बार और हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, लेकिन इस फॉर्म में नहीं, नेट के फॉर्म में। ठीक है, तो जिसने अगर रेगुलर जो चंद्र की वीडियोस देख रहा होगा उसको नो डाउट कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग देखते हो मैं क्लास में जब चीजें को पढ़ाती हूँ तो जरूर मैं रिवाइज करती हूँ कि देखिए हमने आपको ये क्लास यूट्यूब पर पढ़ाई है, इस तरीके से समझाया था। तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें यहाँ से और क्लास में दोनों ही मर्ज हो जाती हैं, तो आपका साथ साथ क्या होता जाता है, जो कि रिवीजन भी हो जाता है और आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य का मतलब सुनना, दृश्य का मतलब देखना, सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, बहुत है। श्रव्य दृश्य साधन। दूसरा है प्रशासन, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य, चौथा है नेतृत्व। तो बताइए क्या हम श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो लर्निंग पावर है, सीखने की कैपेबिलिटी है, वो क्या अधिक होगी, इंक्रीज ऑर्डर पर होगी, या हम प्रशासन करेंगे मतलब हमारे यहाँ प्रशासन लागू है, हम बहुत ही सख्त है। अब यहाँ पर प्रशासन का मतलब ये नहीं कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रीगण नहीं है। यहाँ पर प्रशासन का मतलब ये है कि हम किसी को कितने दबावपूर्ण तरीके से, प्रभुत्व तरीके से हम चीजों को सिखा रहे हैं। क्या ऐसा करेंगे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, ये लर्निंग पावर तेज होगी, या फिर बहुत अच्छा उसका स्वास्थ्य है तो सीखेगा। देखिए, या वो नेतृत्व कर रहा होगा मतलब राजनीति टाइप कर रहा होगा तो बहुत अच्छी उसकी लर्निंग पावर, नहीं, जरूरी नहीं कि जो नेतृत्व कर रहा हो उसकी लर्निंग पावर बहुत हर क्षेत्र में अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो तो उसका लर्निंग ऑटोमेटिक ज्यादा होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा खासा है, बिल्कुल है, लेकिन पढ़ लिख नहीं रहा तो किस काम का हुआ, कोई बेकार हुआ ना उसका मतलब, समझ गए ना। तो अच्छा स्वास्थ्य भी इस तरह से बिलोंग नहीं करता। इसके बाद हम किसी को हम दबाव तरीके से, प्रभुत्व तरीके से कोई चीजों को सिखाएंगे तो जो आता होगा वो भी बेचारा वो भूल के एक जगह बैठ जाएगा, रोएगा अलग से। ठीक है, तो समझ गए ना कि प्रशासन, अच्छा स्वास्थ्य, ये तीनों ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे दृश्य और श्रव्य साधन। ये आपके क्या होते हैं, आपके कम्युनिकेशन में खासकर मुख्य पार्ट होते हैं, जिनको जब चीजों को हम सिर्फ और सुन करके ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑडिबल होते हैं, मतलब कि दृश्य साधन होते हैं। और
दृश्य साधन, श्रव्य साधन होते हैं। जो ऑडिबल होंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे तो वो आपकी श्रव्य साधन होंगे, जिनको सिर्फ और सिर्फ आंखों से देखेंगे वो दृश्य साधन होंगे। अब हमने आपको बताया था कि ये ज्ञानेंद्रियां, आप अपने शरीर में जितनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे, कितनी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आप 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए अपना अधिगम कार्य करते हो, अधिगम शिक्षण करते हो, तो लर्निंग उतनी ही ज्यादा अधिक होगी, अधिगम उतना ही अधिक होगा। जितनी कम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करोगे उतना ही लर्निंग कम होगा। अब हर एक ज्ञानेंद्रिय का अपना अलग अलग फैक्टर होता है। जैसे आप देखिए, देखकर और सुनकर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ना 50%, अगर आप चीजों को सुनते भी हो, अगर आप चीजों को देखते भी हो, तो कितना आप गेन करोगे, 50% गेन करोगे। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बुक लेके मंत्र जैसा पढ़ रहे हो, तो अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो कितना, 10% आप गेन करोगे। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर 10% चीजें आएंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हट जाएंगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सुन करके हम, अगर जैसे हम आपको बोल रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हो, आप कितना गेन करोगे, 20%। आप अगर देख रहे हो तब आप क्या करोगे, कितना गेन करोगे, आप 30%। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लिया गया है, सीधे सीधे नहीं पूछा गया, अलग अलग नहीं पूछा, 2 क्रियाओं को एक साथ मर्ज कर दिया गया और आपको आंसर क्या देना है, टोटल में आंसर देना है। तो 30 और 20 कितना होगा, 50%। इसलिए देखकर और सुनकर कितना गेन करते हैं, 50%। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? दूसरा एक पॉइंट और आता है, परस्पर वार्ता करके। कितना, परस्पर वार्ता करके। अगर हमारे पास कोई बैठा है, हम उससे वार्ता कर रहे हैं, तो भैया इसलिए ऐसा होता है, उसने बोला नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली हम कर रहे हैं परस्पर वार्ता करके, तो कितना, 70%। अब यही पर परस्पर वार्ता तो कर ही रहे हैं, प्लस हम क्या कर रहे हैं, क्रियाओं को भी कर रहे हैं, तो कितना गेन करते हैं, 90%। मतलब कार्य करते, परस्पर वार्ता करते हुए वार्तालाप कर कार्य संपादन करना, वो क्या कहलाता है, आपका कितना आ जाता है, 90% आ जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा गेन कहाँ पर हम लर्निंग करते हैं, सबसे ज्यादा लर्निंग हम कहाँ करते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, सामने होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं और काम भी करते जाते हैं। कि मान लीजिए अगर हमको कोई भी ऐसा, सपोज दैट बुनाई ही करना है, तो सामने बताने वाला बैठा है, हम भी बैठे हैं, अब वो बता रहा है, हम उससे बातें भी कर रहे, पूछते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं, उस बुनाई को करते भी जा रहे हैं और उससे पूछते भी जा रहे हैं। तो देखो सब कुछ हो रहा है ना, प्रैक्टिकल भी हो रहा है, हम देख भी रहे हैं, हाथों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का भी यूज कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर समाहित हो गई ना 90% में। इसीलिए गेनिंग पावर क्या हो गया, ज्यादा हो जाता है। समझ में आई बात ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नेट में भी पूछा जाता है, टीजीटीपी सब जगह पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 8वें का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दृश्य और शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत आपसे अभी 5 स्टार लगा लो, कोई ना कोई एक सिद्धांत जरूर आएगा। जितने आपको मैंने पढ़ाए हैं सिद्धांत, उन सिद्धांत में, सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों में, ये भी कह रही हूँ, सिर्फ उन्हीं सिद्धांतों में कोई ना कोई एक सिद्धांत आ जाएगा। दिस इज द 100% राइट। ठीक है ना, आएगा आएगा, बार बार कह रही हूँ, जितने सिद्धांत पढ़ाए उन्हीं में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात ना? ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, मनोलैंगिक सिद्धांत। बताएं भाई किसने दिया? मनोलैंगिक सिद्धांत हमारे सिगमंड फ्रायड का है। बहुत पढ़ाया है, चिल्ला चिल्ला के एक एक चीज बताई है। तो मनोलैंगिक सिद्धांत किसका है? हमारे सिगमंड फ्रायड का। ओके, मनोलैंगिक सिद्धांत। अब इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है। अब इनको भी जान लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कौन सा? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, कौन सा दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत। और लेविन, इनका पूरा नाम है कुर्ट लेविन। तो कुर्ट लेविन ने किसका सिद्धांत दिया है? क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। ओके, किसका? क्षेत्र का सिद्धांत दिया है। किसने? कुर्ट लेविन ने। पियाजे ने कौन सा दिया है? इनका तो सभी जानते हो, संज्ञानात्मक
सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। ओके, तो यहां तक चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हुए ना, इनको रट लीजिएगा, आता ही है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन मनोलैंगिक को पूछा है तो किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी भी किसी ने 9 का बी बोला है, अरे भाई ऐसा मत करो। आराधना जी कहाँ है आपका दिमाग। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का है, ठीक है। चलिए, और पूछा किसका जा रहा है, मनोलैंगिक सिद्धांत पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, मनोलैंगिक सिद्धांत। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, संचार का मॉडल। मॉडल से क्वेश्चन आता है आपका, मॉडल से क्वेश्चन आता है आपका, संचार मॉडल में समाहित है। देखिए आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखो, संचार के मॉडल, जितने भी हमारे संचार के मॉडल हैं, जो भी आप देखते हो, 9 मॉडल 7 मॉडल, किसी बुक में 7 तो किसी बुक में 9, खैर अलग अलग, इनकी संख्या से मतलब नहीं होता है, इनके राइटर से मतलब होता है कि किस राइटर ने कौन कौन से कितने कितने मॉडल दिए हैं, ठीक है ना। किसी ने 5 मॉडल बताए, किसी ने 3 ही बताए हैं, किसी ने 7 बताए, तो किसी ने 9 बताए, किसी ने कुछ ना बता के लट्टू का मॉडल बता दिया, किसी ने का मॉडल बता दिया, तो किसी ने वन लाइनर मॉडल बता दिया। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉडल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अब संचार के मॉडल में क्या क्या चीजों को समाहित किया गया है। अब बताइए, प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, क्या ये मॉडल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आते हैं ना। प्रेषक भी आता है, संदेश भी होता है, गंतव्य भी होता है, ग्रहणकर्ता भी होता है। दूसरा है वक्ता, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, ये भी होते हैं आपके किस में, मॉडल में। तीसरा है प्रेषक, संचारक, संकेत और ग्रहणकर्ता, ये भी आपके मॉडल में आपने पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि आपको सारे नाम मिलते हैं, लेकिन सारे नाम मिलने के बावजूद भी कौन एप्रोप्रिएट राइट आंसर है, मोस्ट पॉसिबिलिटीज किसके हैं राइट होने की। तो देखिए जो बी नंबर है, इसमें प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता, ये भी पांचों। तो अगर हम इनमें से किसी 4 को लेते हैं, इनमें से 3 में किसी को लेते हैं, तो इसमें एक आपका टर्म छूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा टर्म इसी में है, और सारे का सारा इसमें जो है सारे के सारे वर्ड महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, मतलब शामिल किया जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। प्रेषक का मतलब होता है बोलने वाला, जो बोल रहा है, मतलब हम क्या है, प्रेषक हैं, हम कोई चीज बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं ना, तो हम क्या हुए, प्रेषक हुए, ठीक है। और जो संदेश होता है यानी कि मैसेज होता है, ठीक है, मैसेज। उपचार को बोलते हैं ट्रीटमेंट, माध्यम को बोलते हैं मीडियम, और ग्रहणकर्ता को बोलते हैं रिसीवर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिसीवर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। परिधान में क्षैतिज रेखाएं, क्या देखना है आपको, परिधान में क्षैतिज रेखाएं, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। क्षैतिज रेखाएं जानते हो, ये होती हैं क्षैतिज रेखाएं, क्या होती हैं, ये होती हैं क्षैतिज रेखाएं। अगर कपड़ा इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कपड़ा अगर इस तरह से ये बना हुआ है, और इसमें अगर लाइनें इस तरह से बन जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका क्षैतिज होगा। ओके, ये क्या होगा आपकी, ये आपकी होंगी क्षैतिज रेखाएं। और अगर कपड़ा यहीं पर इस तरह से इसमें लाइनिंग डाल दी जाए, तो ये क्या होंगी, लंबवत, ठीक है, ये लाइनिंग्स क्या कहलाएंगी, आपकी लंबवत, ठीक है। तो ये देखो लंबवत है, और ये है आपका क्षैतिज। अब बताइए, यहाँ पर आप खुद देख रहे, अभी मैंने तो ड्रॉ किया है अपने हाथ से, इतना अच्छा ड्रॉ नहीं है, तब आपको दिख रहा होगा कि एक चौड़ा आभास दे रहा होगा, एक पतला आभास दे रहा होगा, ठीक है ना। जो लंबी वाली है ये पतला आभास दे रही होंगी और लंबा होने का आभास दे रही, वहीं पर जो चौड़ाई वाली है तो ये थोड़ा सा फैली हुई समझ में आ रही है, और लंबाई कम होने का आभास दे रही है, ठीक है ना। तो अब बताइए किसमें बोला गया, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी। अब क्षैतिज रेखाएं अगर कोई बहुत दुबली पतली स्त्री है उस पर जचेंगी, लंबी और मोटी स्त्री है उस पर जचेंगी, मोटी स्त्री है उस पर जचेंगी। देखो अगर यहीं से शुरू करते, अगर मोटी स्त्री है, अब अगर उसने क्या किया,
ये क्षैतिज की बात हो रही तो हम इसी को देखेंगे। इस तरह के कपड़े पहन लेगी तो वो और फैली लगने लगी, कैसी लगने, और मोटी लगने लगेगी, और उसका मोटापा बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। और अगर कोई लंबी वुमेन्स है और मोटी स्त्री है, तो लंबी है तो नो डाउट ऐसा पहनेगी तो अच्छी लगेगी, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ा बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कर दिया गया क्या, मोटी, तो मोटी स्त्री, तो मोटी स्त्री के लिए तो ये और ही मोटा दिखाएगी, तो इसलिए इसके लिए भी क्या हो गया, बेकार हो गया। अब बचा कौन सा, पतली स्त्री। तो जो पतली स्त्री है तो वो अगर क्षैतिजी रेखाओं के बने कपड़े पहनेगी, क्षैतिजी डिजाइन से ड्रॉ कपड़े पहनेगी, तो वो कैसी दिखेगी, वो आपकी प्रॉपरली एकदम दुबली पतली न दिख के थोड़ा सा मोटाई का आभास होते हुए उसको दिखेगा, ठीक है ना। वो मोटी हो नहीं जाएगी, लेकिन आपको आभास होगा कि बहुत ज्यादा दुबली नहीं दिखेगी, ठीक है ना। बस नजरिए में फर्क हो जाता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसमें हमें प्रभाव देखने को मिलता है, ना कि उसकी बॉडी में कोई चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात ना। इसीलिए बोला जाता है जो कपड़े होते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके बच्चों, पता चला ना कैसे कैसे चीजें आती हैं। तो ये आपका हो जाता है पतली स्त्री पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप लोग इसका फटाफट राइट ऑप्शन बताएं। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें। यस, सबका आंसर डी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब हम किसी लक्ष्य के 3 आयामों की पहचान करते हैं, 3 आयाम का मतलब क्या हो जाता है, आपकी जहां पर हमको 3 रेखाएं मिल रही हो, ठीक है। 3 आयाम का मतलब नॉर्मली अगर आप देखते हो, बहुत नॉर्मली, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो जब आप मॉडल बनाते हो, क्या बनाते हो, जब आप मॉडल बनाते हो, तब उस मॉडल में आप, मॉडल का मतलब आप उसी का कोई अगर सजीव कोई भी चीज है, कोई भी चित्रण है, तो उस चित्रण का छोटे फॉर्मेट में किसी चीज को, सेम उसी चीज को छोटे फॉर्मेट में बना के रख देना ही क्या कहलाता है, आपका मॉडल। जैसे उदाहरण बता दूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। राम मंदिर का निर्माण अभी खूब चर्चा में रहा ना, अयोध्या का राम मंदिर, भाई चर्चा में होने वाली बात ही थी। तो वहां पर मंदिर अभी बना नहीं था प्रॉपरली, अभी भी बना नहीं है, लेकिन उसका मॉडल लोगों को दिखाया गया। क्या किया गया, उसका मॉडल लोगों को दिखाया गया कि भाई देखो, ये राम मंदिर का मॉडल, ये ऐसा बनेगा मॉडल, इतनी ऊंचाई होगी, यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ से दरवाजा होगा, यहाँ से रास्ता होगा, ये निकलने का मार्ग होगा। देयर आर मैनी चीज, जो रियल में जो चीजें होनी चाहिए थी, वो चीजें प्रॉपरली एक किस में दिखाई गई, मॉडल्स में। समझ में आई बात ना। वही क्या होता है, मॉडल्स होता है। नमूना भी आपका लगभग उसी और होता है। जैसे कोई वस्तु होती, कोई चीज होती है, आप क्या करते हो, नमूना देखते हो, ठीक है ना, कि पहले थोड़ी सी चीज का एज ए प्रैक्टिकल कर लो। जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हो, अब खरीदने में क्या, सीधे सीधे अगर चावल खरीदने जा रहे हो तो आप चावल ही नहीं ले लेते हो पूरा, उसको पहले थोड़ा सा लेके देखते हो, तो एक छोटा स्वरूप होता है उसका, ठीक है ना। विशाल का एक छोटा सा स्वरूप होता है। लक्ष्य को इस तरह से बताया गया कि जब हम लोग लक्ष्य पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो देखिए मूल, लक्ष्य और स्तर, ये यहाँ पर भी हमारा जो फिगर, एक तरह से लक्ष्य को हम पाने के लिए, कल भी मैंने बताया था, लक्ष्य को पाने के लिए हमारे मूल्य और हमारे स्तर, मूल्य और स्तर जब दोनों ही मिलते हैं, तब हमारे जाके लक्ष्य का निर्माण, हम अपने लक्ष्य को
चेज कर पाते हैं, पा पाते हैं। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई। अभी कौन कौन से हैं, इन तीनों की पहचान हम 3 डायमेंशन से कैसे करते हैं, मॉडल्स करते हैं, नमूने की करते हैं और लक्ष्य की करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात ना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे बच्चों। आज यहाँ पर टाइम हो गया है, ओके। अदरवाइज क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ों को बताना और समझाने में टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी लेट हो जाती है, तो ठीक है ना। यहाँ तक आई होप दैट आपको सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए कल हम फिर से राखी कुमारी, थैंक यू। कल हम फिर से इसी टाइम मिलते हैं 8 बजे से 9 बजे तक। कुछ सरल क्वेश्चन लेके, कुछ कठिन क्वेश्चंस लेके, सारा सामूहिक होता है, एक साथ होता है। तो ओके, अभी के लिए इतना ही। मैम क्लास चाहिए, पुष्पा जी आपको क्लास चाहिए तो आप कोचिंग में जो आपको स्क्रीन दिया रहता है मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको विजुअल ना हो तो आई थिंक फर्स्ट पेज में वही था, आप इससे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप इसमें जो स्क्रीन में नंबर हैं आप इन पर कॉल कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा आपको क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, ओके ओके, ठीक है बच्चों। आपको विशेष चीजें क्या ध्यान रखनी है, आपको अपना लेबल ध्यान रखना है। हमेशा जब भी पढ़ने बैठिएगा तो एक चीज को जरूर फॉलो करिएगा कि आप अपना लेबल जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप भटक जाओगे, ठीक है। आपको लेबल अपना पहचानना है, ठीक है, कि हम किस लेबल से हमको चीजें पढ़नी और देखनी है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।